drift velocity E now silent E tau by m. What is tau? Relaxation time. E tau by m, and this is EV tau by ml, right? That is in terms of potential difference. This is one of the formula we derived. Then current versus drift velocity relation was NEAVD, ठीक है? And then mobility E tau by m, okay? And resistance that is V by I. और अगर नोनोमिक रेजिस्टेंस है तो हम डायनामिक रेजिस्टेंस निकालते हैं डेल्टा V बाई डेल्टा I, ओके? इतना समझ में आ गया? ये तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था. नाउ आई एम गिविंग यू 2 क्वेश्चंस, ठीक है? वो 2 क्वेश्चन करने हैं चुपचाप. कोशिश करना आंसर सही हो. फॉर्मूले मैंने लिख दिए, ओके? ये सेम मेटल का एक कंडक्टर है, सेम मेटल का एक कंडक्टर है, राइट? दैट इज व्हाट कंडक्टर. इसमें ये 2 पोजीशन है A एंड B. ये 2 पोजीशन है A एंड B, और ये हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया V, right? This is one of the question. The another question, ये एक कंडक्टर है, थोड़ा पतला बट L लेंथ का, और ये एक दूसरा कंडक्टर है थोड़ा मोटा और लेंथ L. इसमें भी हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया V, राइट? ये कंडक्टर A, ये कंडक्टर B. उल्टा कर दो, ये A और ये B. यू हैव टू फाइंड इन बोथ द केसेस A में ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगी या B में, ठीक है? इन बोथ द केसेस यू हैव टू फाइंड, लाइक इसमें A कंडक्टर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगी या B में, इसमें A पोजीशन पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगी या B पोजीशन पे, ठीक है? हाँ, कुछ पता लगा तुम लोगों को? नहीं, ये दोनों के आंसर अलग अलग होंगे, राइट? इन बोथ द केसेस एरिया at position A is greater than area of B. Both the cases. मैं कर रहा हूँ, ओके? दोनों ही केसेस में A पे A का एरिया ज़्यादा है B से. अब हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं. This formula says it is independent of A. A पे डिपेंड ही नहीं करता. एंड दिस फॉर्मूला सेज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. सो विच वन यू विल यूज? कौन सा यूज करोगे? दोनों केस में अलग अलग फॉर्मूला यूज होगा, राइट? व्हेनेवर यू आर यूजिंग द रिलेशन, एंड माय पर्पस ऑफ टेलिंग दिस क्वेश्चन इज द सेम, कि कब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए. ऑल्दो दोनों सेम है, इससे ये डिराइव हो जाएगा, इससे ये डिराइव हो जाएगा, बट स्टिल जब हम प्रोपोर्शनलिटी निकालते हैं ना, तो हमें ये देखना होता है बाकी सब पैरामीटर्स कांस्टेंट है, ठीक है? लाइक मुझे एक प्रोपोर्शनलिटी निकालनी है, y इज इक्वल टू MNPOX. So I will say y is proportional to O only when all other are constant. y is proportional to O कब? जब बाकी सब कांस्टेंट है. सो जब भी प्रोपोर्शनलिटी निकालोगे तो हमेशा ये चेक करोगे कि बाकी सब कुछ कांस्टेंट है या नहीं है, ठीक है? लाइक अगर मैं इस केस में बात करूं तो व्हाट इज कांस्टेंट अमंग द बोथ इज करंट. दोनों में क्या चीज कांस्टेंट है? करंट. तो क्या क्या सेम हो गया? अगर मैं करंट वाला फॉर्मूला देखूं, करंट सेम हो गया,
नंबर डेंसिटी सेम हो गया क्योंकि सेम मेटल है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन सेम हो गया. सो व्हाट इज लेफ्ट? ओनली द टू पैरामीटर्स. व्हाट इज दैट? ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड एरिया. तो इस केस में क्योंकि करंट सेम है, राइट, करंट A is equal to current B, so VD is inversely proportional to area. तो कहाँ पे ज़्यादा हो गई? So velocity at B will be greater than velocity at A. This is for this particular case. इस केस में drift velocity at location B will be greater than at location A. ठीक है, ये तो क्लियर हो गया. एक तो तुम लोग छापने में बहुत बिलीव करते हो, समझ लो, दिमाग में फिट हो गया ना तो कहीं नहीं जाएगा, कॉपी में रहा तो कुछ नहीं होना. ठीक है. अब दूसरे केस में क्या करंट कांस्टेंट है दोनों में? नहीं, बिकॉज कंडक्टर का साइज अलग अलग है तो रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, रेजिस्टेंस अलग अलग है तो करंट भी अलग अलग होगा. देन व्हाट इज सेम अमंग बोथ? पोटेंशियल. सो विच फॉर्मूला वी नीड शुड यूज? फर्स्ट वाला. कौन सा? ई वी टॉ वी डी इज इक्वल टू ई वी टॉ बाई एम एल. अब देखो ये V पोटेंशियल है ना. अब देखो E दोनों में सेम, V दोनों में सेम, मेटल सेम तो टॉ भी सेम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम और लेंथ भी सेम, तो सब कुछ सेम हो गया. तो दोनों में वेलोसिटी इक्वल होगी, राइट, बिकॉज पोटेंशियल सेम है तो इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया. चाहे पतला कंडक्टर हो चाहे मोटा कंडक्टर हो, हाँ लेंथ अगर गड़बड़ हुई तो अलग बात है. बट दैट्स व्हाई आई स्पेसिफाइड कि दोनों में लेंथ इक्वल है. होप सो आप समझ गए होंगे. मेरे को ये क्वेश्चन तो कराना ही था, साथ साथ मुझे ये प्रोपोर्शनलिटी वाला भी आपको बताना था कि अभी क्योंकि आगे चलेंगे हम एक सिंगल फार्मूला से बहुत सारे फार्मूले रिलेट होते हैं. लाइक हमने कैपेसिटर में पोटेंशियल एनर्जी आप देखते होंगे, मैं कभी क्यू स्क्वायर यूज़ कर लेता था, कभी वी स्क्वायर यूज़ कर लेता था, राइट. डिड यू नोटिस व्हाई आई वाज यूजिंग देम? कभी वी स्क्वायर कभी क्यू स्क्वायर. वी हैड एनर्जी फार्मूला हाफ सी वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई 2c एंड हाफ क्यू वी. ओके, अब अगर कैपेसिटेंस चेंज हो रहा है तो ये फार्मूला तो यूज करूंगा नहीं. ठीक है, कैपेसिटेंस अगर चेंज हो रहा है तो ये फार्मूला तो मुझे रिलेशन देगा ही नहीं. ठीक है, तो ये मैं यूज करूंगा नहीं. अब कैपेसिटर चेंज हो रहा है तो क्या चीज कांस्टेंट है? इफ द Q इज कांस्टेंट और द V इज कांस्टेंट. अगर Q कांस्टेंट है तो मैं ये वाला यूज करूंगा और V कांस्टेंट है तो ये वाला यूज करूंगा. ठीक है, बट हैं दोनों सेम, ये नहीं कि इसमें ये होता है, नहीं. दैट इज माई चॉइस ऑफ द फॉर्मूला जिससे मुझे कम काम करना पड़े. अगर मैं ये Q का अगर कांस्टेंट है तो मैं ये भी यूज कर सकता हूँ, बट उसके लिए पहले मुझे V कैलकुलेट करना पड़ेगा, C अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो मेरा काम बढ़ जाता है, राइट. बट एवरी फॉर्मूला इज अवेलेबल. लाइक अगर मैं चाहता इसमें I इक्वल टू एन ई वी डी भी यूज़ कर सकता था, बट उसके लिए पहले मुझे करंट कैलकुलेट करना पड़ता, और जब मैं करंट कैलकुलेट करता तो फाइनल फार्मूला यही आता, फाइनली यही फार्मूला आता. ऐसा आई टोल्ड यू, ये इससे डिराइव्ड है, ये वाला फॉर्मूला इससे डिराइव्ड है, तो दोनों एक ही हुए ना. दोनों दो अलग अलग रिजल्ट थोड़ी देंगे. ओके, इट इज जस्ट हम उसको कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट इज व्हाट यू नीड टू टेक केयर. ये बात समझ में आई? इसमें कुछ पूछना है? नहीं. क्लियर? छाप लो, छापने दो. मैंने ये नहीं कहा कि छापना ही नहीं है, मैं ये कहा जब समझा रहा हूं तो मत छापो. ठीक है, जब हम लिख रहे होते हैं तो पैसिव होते हैं. ठीक है, हो गया. अब देखो, अगर हम बात करें, वी वर टॉकिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम होती है. कितना? ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर -3 to -4 मिलीमीटर पर सेकेंड. इतनी कम होती है.
बट अगर हम बात करें एक्सिलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सिलरेशन होता है E/m। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिट भी मान लूँ, कितना भी हो, अगर मैं मान लूँ 1 यूनिट भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 9.1 इंटू 10⁻31। सो दिस कम एज अप्रॉक्सीमेटली 5, देन 1/5, तो 2 इंटू 10⁻11। 10⁻11 times acceleration. Do you understand what does it mean? In 1 second it can gain the energy, gain the speed of 10⁻11. Having acceleration that much means in 1 second it can gain 10⁻11 speed. That is much more than the speed of light. ठीक है, बट होता नहीं है। स्पीड कितनी आती है? कुछ मिलीमीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि जो टाइम है ना बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन वो बहुत कम है। दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻13 to 10⁻15 सेकेंड, डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट सिस्टम। तो इतना कम टाइम के लिए वो एनर्जी गेन कर रहा होता है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कब करता है? एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में। सो फॉर दिस मच टाइम इट गेन्स द एनर्जी, राइट। और ये टाइम इतना कम है, ये टाइम इतना कम है कि उसकी एवरेज स्पीड बहुत लो हो जाती है। ओके, नाउ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर मैंने जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था उसी को पढ़ेंगे, ठीक है, नया कुछ नहीं करेंगे, उसी को अच्छे से समझेंगे। ओके, जब इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम है तो ये बटन दबाते ही लाइट ऑन क्यों हो जाती है? दैट वैलिड क्वेश्चन है ना। स्पीड तो है कुछ मिलीमीटर पर सेकेंड, तो चींटी की तरह, फिर भी बटन दबाया तो इंस्टेंटली, ठीक है, इंस्टेंटली। एंड लेट्स बी स्पेसिफिक, दिस हैपन विद द स्पीड ऑफ लाइट, यानी इंस्टेंटली होता है। ओके, राइट। क्यों होता है इंस्टेंटली? देखो, करंट नेवर मीन्स, सपोज ये एक बल्ब है, और चीज़ों को थोड़ा प्यार से अच्छे से समझो, इससे फिर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपके क्लियर होते हैं, और वंस कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो न्यूमेरिकल्स भी हो जाते हैं। ओके, अब ये बैटरी है, हमने ये स्विच ऑन किया, क्लोज किया। सो करंट नेवर मीन्स यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला, उल्टा बना रहे, इधर से एक इलेक्ट्रॉन निकला, ऐसे जाएगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे यहाँ से चला, सोचो यहाँ से चला, यहाँ पहुँचा, लैंप को खटखटाया, चालू हो जा, और फिर आगे। डज इट हैपन लाइक दिस? नहीं, इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। सो देन फिर करंट कैसे? इंस्टेंटली। इट इज़ वेरी मच लाइक दैट। करंट को अगर समझो, करंट क्या है, लाइक रिवर के केस में भी आपने पढ़ा ना, दैट्स कॉल्ड रिवर करंट, ठीक है, अ वाटर करंट, ठीक है। तो करंट मीन्स कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ पार्टिकल्स एट ऑल पोजिशन, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ पार्टिकल एट ऑल पोजिशन। द करंट डज नॉट मीन हम यहाँ दिल्ली में तो गंगा ही नहीं, कहीं और चले जाओ, ठीक है, जहाँ पे गंगा हो वहाँ पे बैठे हो, और अभी हिमालय पे बर्फ़ पिघली और हम सोचे ये पानी हिमालय वाला है, तो वो तो नहीं होगा ना, बट स्टिल यू विल ऑलवेज गेट द वाटर, स्टिल ऑलवेज करंट इज देयर, करंट हमेशा है, ठीक है। तो अभी तुम्हें समझ में आया करंट है क्या चीज़? दैट इज कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ पार्टिकल्स, और इलेक्ट्रिसिटी में कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज एट ऑल पोजिशंस, ठीक है। इट इज़ समथिंग लाइक दैट। बहुत स्लैंग लैंग्वेज में अगर समझें, सोचो बहुत सारे बच्चे इकट्ठे करके हमने एक सर्कल बनाया, ठीक है, एक सर्कल बनाया, एंड पीटी टीचर बोलते हैं जैसे ही मैं सीटी बजाऊंगा हर बच्चा खिसक गएगा, एंड द सर्कल शुड बी मेंटेन्ड। सो देन व्हाट विल हैपन? पूरा सर्कल घूमता हुआ दिखेगा ना, ठीक है। जैसी सीटी बजी हर बच्चा खिसका तो पूरा सर्कल घूम गया ना, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज करंट। तो करंट इंस्टेंटली एस्टेब्लिश होती है। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, हर जगह पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड।
द अपीयरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज विद द स्पीड ऑफ लाइट। इलेक्ट्रिक फील्ड आती है विद द स्पीड ऑफ लाइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, राइट। उस इलेक्ट्रिक फील्ड से इंस्टेंटली इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो गया, एक्सेलरेट होते उसको डायरेक्शनल मोशन मिल गया। तो हर इलेक्ट्रॉन इन द कंप्लीट सर्किट में जितने भी इलेक्ट्रॉन है, एवरी इलेक्ट्रॉन गेट द डायरेक्शनल मोशन, वेरी मच लाइक दैट आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ बच्चों वाला सर्कल वाला। तो दे स्टार्ट मूविंग इन अ सर्कल। तो हर एक पोजीशन पे चार्ज का मोशन शुरू हो गया, हर एक पोजीशन में। अब वो स्लो हो या फास्ट हो, डज इट मैटर? द फ्लो इज कंटिन्यूअस। अब स्लो है या फास्ट है, फ्लो तो है ना हमेशा, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड करंट। तो अब आपको जवाब मिल गया दैट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्लो, स्टिल द करंट अपीयर इंस्टेंटली। क्यों? बिकॉज करंट इज मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल एट एवरी पोजिशन ऑफ सर्किट, ठीक है। इतना क्लियर? इसमें कुछ डाउट नहीं। The third thing about the resistance, okay. Ohm's law simply what we said, V proportional to I, okay. अब ये प्रोपोर्शनलिटी मैथमेटिकली, ठीक है, मेरे को गलती से थोड़ा सा मैथ्स आता है, उतना जितना मेडिकल वालों को चाहिए, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। V proportional to I एंड I proportional to V, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। ये दो एक चीज़ नहीं है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, राइट। कैसे? इन सर्टेन केसेस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो करंट पे डिपेंड कर रहा है, इन सर्टेन केसेस करंट कितना है वो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सो दो अलग तरीके से हम इसको डील करते हैं, नेवर डील इट इन अ सेम मैनर, कभी भी, ठीक है। कैसे? ये रेजिस्टेंस है R, ये पोटेंशियल डिफरेंस V, ठीक है। तो ये करंट हो गया कुछ I, राइट। अब मैं वोल्टेज चेंज करूंगा तो करंट चेंज हो जाएगा। आप करंट चेंज करके सेल की वोल्टेज चेंज कर सकते हो? नहीं ना। अंडरस्टूड व्हाट आई मीन टू से? मैं कहने का मतलब क्या है वो समझ गए? मैं वोल्टेज चेंज करके करंट चेंज कर सकता हूं, लेकिन करंट चेंज करके सेल की वोल्टेज नहीं चेंज कर सकता। सो व्हाट इज देयर? V proportional, I proportional to V. What is there? I proportional to V, ठीक है। नाउ सेकेंड केस, एक्चुअली यही सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो फिजिक्स में परेशान करती हैं बच्चों को, और फिर बोलते हैं सर यहाँ तो सही था, ये पता नहीं क्यों काट पीट दिया, ठीक है। अब इधर करंट जा रहा है I और ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? IR। पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? IR। मैं करंट चेंज करूंगा तो पोटेंशियल ड्रॉप चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली इफ यू विल सी द डेफिनेशन आई राइट इन द लास्ट क्लास वन, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, आई डिडंट टॉक अबाउट सोर्स, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस से कितना करंट जा रहा है उस पर डिपेंड करेगा, वेयर R इज ए कांस्टेंट। सो दैट्स हाउ वी राइट V प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। तो इस तरह से डिपेंडेंस होती है, एंड अकॉर्डिंगली एक VI कर्व आता है और एक IV कर्व आता है, VI ग्राफ और IV ग्राफ। ये जनरल एक कस्टम है, जनरल एक कस्टम है, हम YX लेते हैं, ठीक है। और जब हम ग्राफ बनाते हैं तो Y प्रोपोर्शनल टू X लिखते हैं, यानी हम Y एक्सिस पे वो क्वांटिटीज लेते हैं जो X पे डिपेंड करती है। ये कस्टम है, जनरल हम ऐसे फॉलो करते हैं, इजंट इट, ठीक है। तो अगर मुझे इसके लिए ग्राफ बनाना है तो करंट डिपेंड ऑन वोल्टेज, सो द ग्राफ विल बी IV ग्राफ, द ग्राफ विल बी IV ग्राफ। अगर मैं इसके लिए ग्राफ बनाऊंगा तो इट विल बी VI ग्राफ, that is VI graph, ठीक है। So that's why in last class I made VI graph, okay। VI graph का slope that gives
रेजिस्टेंस, ठीक है। वी आई ग्राफ का स्लोप रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस का उल्टा अभी पढ़ेंगे बाद में। रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस इज अपोजिशन इन फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, या अपोजिशन इन मोशन ऑफ चार्ज कैरियर। कंडक्टेंस इज व्हाट? ईज इन फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर, ठीक है। ईज इन फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर, एक रेस्ट्रिक्शन हो गया, एक ईज हो गया। अगर कुछ रेस्ट्रिक्शन है तो कुछ ईज भी होगी, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो जब हम आई प्रोपोर्शनल टू वी करते हैं और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो वी गेट कंडक्टेंस, आई इज इक्वल टू जी वी, ठीक है। करंट कितना ज़्यादा होगा ये कंडक्टेंस पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे पोटेंशियल कितना ज़्यादा होगा ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो इसलिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी अलग अलग हो जाते हैं। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ तुम्हें समझ में आ रहा है, ठीक है। पेपर में कर लेना सही, ठीक है, बाकी तो ठीक है। मैं पूरे गेम में तुम्हें प्रोपोर्शनलिटी समझा रहा हूँ और मैं पूरे 12th क्लास में 25 बार समझाऊंगा ये बात, ठीक है। बस पेपर में सही कर लेना। ओके, राइट। नाउ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ हो गया, राइट। ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू आई आर एंड R इज कांस्टेंट, R इज कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। व्हाट इफ R इज नॉट कांस्टेंट? देन ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड। इफ R इज नॉट कांस्टेंट देन ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड, ठीक है, वैलिड नहीं होगा। यानी ओम्स लॉ की वैलिडिटी का क्राइटेरिया है कि R कांस्टेंट होना ही चाहिए, ओके। तो R जब तक कांस्टेंट है तो ओम्स लॉ होगा। अब अगर हम एक्सपेरिमेंट से ओम्स लॉ यूज़ करके रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, सो व्हाट प्रिकॉशन वी नीड टू टेक? द रेजिस्टेंस शुड नॉट चेंज, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन रेजिस्टेंस चेंज होता है, रेजिस्टेंस चेंज होता है विथ चेंज ऑफ करंट। बहुत हाई अगर करंट हो जाए तो हीट ज़्यादा होती है, हीट ज़्यादा होती है तो क्या होगा? मेटल में रेजिस्टेंस चेंज होगा। कैसे? एक जनरल मतलब एक कॉमन उससे सोचो, टेम्परेचर से रेंडमनेस बढ़ती है हमेशा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेंडमनेस बढ़ेगी, चाहे आदमी हो, चाहे पार्टिकल हो, चाहे चार्ज कैरियर हो, कोई भी हो। आदमी भी बावड़ा हो जाता है, देख लो। तो टेम्परेचर बढ़ता है तो रेंडमनेस बढ़ती है, ठीक है। लोग बाग इरेटिक बिहेवियर करना शुरू कर देते हैं क्योंकि मेंटल लेवल पे भी रेंडमनेस क्रिएट होती है। तो अगर रेंडमनेस हुई बढ़ी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा या कम होगा? रेजिस्टेंस बढ़ेगी, दैट्स वेरी ऑब्वियस थिंग। तो मेटल्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने क्योंकि मेटल्स वाला मॉडल पढ़ा था तो उसी की बात कर रहे हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ा रेंडमनेस बढ़ेगी, रेंडमनेस बढ़ेगी तो जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, और कोलिजन्स अगर बढ़ गए तो और क्या होगा? रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो इसीलिए जब हीट डेवलप होती है तो रेजिस्टेंस चेंज होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सेम वोल्टेज पे कम करंट होगी। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं कैसा बनेगा? लाइक ये मेरा ओम्स लॉ का ग्राफ है, ये सिंपली ओम्स लॉ का ग्राफ है, बट ये V ये I। अब मुझे बनाना है कि रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है तो ग्राफ कैसा होगा। मैं दो ग्राफ बना रहा हूं, तुम मुझे बताना कौन सा सही है, और सीख लो ये सब। हम रेजिस्टेंस अगर बढ़ गया तो सेम वोल्टेज पे करंट कम हो जाएगी, ये हमें पता है। तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? कोई भी एक वो लो, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लो, तो वोल्टेज सेम हो गई तीनों में। अब इसमें किस में करंट सबसे कम है? येलो वाले में। तो विच ग्राफ इज द राइट ग्राफ? येलो वाला।
ठीक है, तो इस तरह से डेविएट हो जाता है। एंड दिस हैपन, अगर आप देखोगे तो मैंने ये यहाँ पे नहीं बनाया, क्योंकि स्मॉल करंट में जो टेम्परेचर होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, ठीक है, कि वो बहुत ज़्यादा डेविएट होता है, इट ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट। तो जब हम ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम इस जोन में करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर हम बहुत ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, करंट बढ़ेगा तो हीट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, एंड देन इट विल डेविएट फ्रॉम दिस, राइट। सो एट दिस पार्ट इट बिकम नोनोमिक, ठीक है, इट इज़ व्हाट, डेविएशन, राइट, डेविएशन फ्रॉम ओम्स लॉ एट high current. Is it clear? Right. मेरे ख्याल से I told you everything. और कुछ पूछने पिछली क्लास का? देखो, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो रेंडमनेस बढ़ेगी, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे, तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम हो गया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी। सो दैट इज़ व्हाट द इफेक्ट हम जनरल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। नाउ सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, यू नो वेल, अपने सिलेबस में नहीं है, बट ऑब्वियसली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको चाहिए होता है। व्हाट इज इन द सीरीज, R1 + R2 + R3, व्हाट इज इन द पैरेलल, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ठीक है। नोट करना हो तो कर लो। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन of resistance in series, it is R1 plus R2 plus R3 plus this. In parallel 1 by R parallel is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus and so on, ठीक है, राइट। ना जब भी आप सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से वैल्यूज कैलकुलेट करते हो, सो देन हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, लाइक अभी आज ही विनायक से क्वेश्चन कर रहे थे तो आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट। इन सीरीज RS is always greater than greatest. जो सबसे बड़ा होगा उससे भी ज्यादा होगा, ठीक है। इन पैरेलल RP is always lesser than least. जो सबसे छोटा है उससे भी छोटा होगा। कैपेसिटर में इसका उल्टा हो जाता है, नहीं। That's why when you were saying 4C/3, I said no, 3C/4 होगा, ठीक है ना, ओके। तो पैरेलल में हमेशा लेसर देन लीस्ट होगा और सीरीज में हमेशा ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट होगा, ओके। मेरे पास दो रेजिस्टेंस है, एक R1 एक R2, आई डोंट नो देयर वैल्यूज। मैंने इनका सीरीज कॉम्बिनेशन किया तो RS आया, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन किया तो RP आया। वो सब मैंने ग्राफ में ड्रॉ किए, 1 2 3 4। इसमें दो रेजिस्टेंस है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है। कैन यू आइडेंटिफाई विच वन आर
resistance, which one is series combination and which one is parallel combination. Question is not complete. This is VI graph. IB होगा तो गड़बड़ हो जाएगा. और सही है. Slope of VI graph is resistance. Slope of VI graph is resistance. Which one has greater slope? 1. और सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस कौन सा होता है? सीरीज. तो 1 शुड बी सीरीज. एंड सबसे कम कौन सा होता है? पैरेलल. तो सबसे कम स्लोप कौन सा है? 4. ठीक है, तो 4th इज पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो रेजिस्टेंस कौन से बचे? सेकेंड एंड थर्ड. तो R1 R2, R1 and R2, second and third, RS is first and parallel combination is fourth. This is how you can identify in the graph. मैग सुनाई दे रहा है कुछ? Yes, sir. ओके. मैंने तो इसलिए पूछा था पता करने के लिए है या नहीं है. ओके. एंड सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट वही है जो हमने कैपेसिटेंस में सीखा था. जो भी हमने कैपेसिटेंस में सीखा था वही सिस्टम रहेगा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का. यहाँ तक कुछ पूछना है किसी को? नहीं. थोड़ा सा रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते. फर्स्ट क्वेश्चन बोलो. A wire is carrying current. Is it charged? पता नहीं या नहीं? स्पेसिफिक. चार्ज नहीं है. हाँ, इसका मतलब ये भी होता है कि मुझे नहीं पता. ठीक है. A wire is carrying current. Is it charged? No. ठीक है. What is needed is charge free charge. यानी चार्ज फ्लो होने वाला होना चाहिए. चार्ज नहीं होता. एनी सब्सटेंसेस मेड आउट ऑफ एटम्स दैट कंसिस्ट प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. राइट. तो अगर मेटल है तो इलेक्ट्रॉन अलग हो गए, लेकिन प्रोटॉन भी तो सब्सटेंस में रहे. तो इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव. तो उसका चार्ज होना जरूरी नहीं है, उसमें चार्ज कैरियर होना जरूरी है. राइट. तो व्हाट इज द आंसर? नो. Second, a wire is stretched to double its length. ठीक है. Will its resistivity change? Resistivity depend on nature of material and temperature. It is independent of shape and size. So it is no. Third, two wire of equal length, one of copper and other of manganese, have the same resistance. Length equal, resistance same. Which wire is thicker? Means किसका एरिया ज़्यादा है? R is equal to rho L upon A. तो R और L सेम हो गए तो एरिया इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी. तो जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा उसका एरिया ज़्यादा. और रेजिस्टिविटी किसकी ज़्यादा होती है? ऑब्वियसली कॉपर इज गुड कंडक्टर. ठीक है. और अभी मैग्नीन तो हमने एलॉय में पढ़ा ही है कि हाई रेजिस्टिविटी होती है. तो मैग्नीन की रेजिस्टिविटी हाई होती है, तो विच इज थिकर? मैग्नीन. ठीक है. तो एरिया ऑफ मैग्नीन is greater than area of copper. ठीक है. थिकर में रेडियस भी बोल सकते हो, एरिया भी बोल सकते हो, एक ही बात है.
The drift velocity of free electron is very small. Why does room light turn on at once as the switch is closed? Right? लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था मैंने, भूल गए? नहीं, लिखो, मैं बोलता हूँ. Current in a circuit means motion of charge carrier at their position. Motion of charge carrier at their position. On closing the switch, electric field appear instantly. Electric field appear instantly, causing directional motion of electron. And current is established instantly. And current is established instantly. ठीक है? जो करंट है वो एकदम से एस्टेब्लिश हो जाएगा. करंट इज व्हाट, जो जहां पे है उसी पोजीशन पे मूव करना शुरू कर दे बस. ओके, समझ गए? कोई डाउट? Now, fifth, a current of 4 ampere is flowing on a copper wire. If the same current is allowed to flow, through another copper wire of double the radius, what is the effect on drift velocity of free electron? The current is same. What has changed? Area. ठीक है, तो A2 is 4 times of A1. क्यों? अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. यहाँ डबल लिखा होता है, मैं 4 कर देता हूँ. रेडियस डबल है तो एरिया 4 टाइम्स होगा. ठीक है. नाउ I is equal to NEAVD. नाउ करंट सेम, मटेरियल सेम, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. So if area become 4 times, then the drift velocity will be 1 by 4. So V2 will be V1 by 4. ठीक है? Six, two wires, one of copper and another iron, have the same diameter, area same, current same. In which drift velocity of free electron will be more or less, है ना? देखो, I is equal to NEAVD. I सेम, A सेम, और E तो सेम होता ही होता है. तो बाकी क्या बच गया? एंड. ओके, जो जितना गुड कंडक्टर उसका N उतना ज्यादा. ठीक है,
जो जितना अच्छा कंडक्टर उसका एन उतना ज़्यादा। तो किसका एन ज़्यादा? कॉपर का। ठीक है, तो नंबर डेंसिटी ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन नंबर डेंसिटी ऑफ आयरन, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ आयरन इज लेस देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ कॉपर। सॉरी, हाँ उल्टा लिख दिया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ कॉपर इज लेस देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ आयरन। ठीक है, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आयरन विल बी मोर। Okay. Seventh, can we verify Ohm's law by using a filament lamp? फिलामेंट लैम्प कौन सा होता है? एक तो पहले ये बताना पड़ेगा। वो जो पुराने ज़माने में लट्टू वाला बल्ब होता था, जिसमें एक वो येलो कलर का वो जलता रहता था, दैट्स कॉल्ड फिलामेंट लैम्प। ठीक है, तो उसमें क्या है, हीट डेवलप होता था और हीट से फिर लाइट होता था। ओके, तो हीट से वो पूरा गर्म होता था, तो जैसे हीटर में होता है ना, गर्म होके लाइट आती है, वैसे ही उसमें होता था। तो वो तो हाई टेम्परेचर पे काम करता है, तो उसमें तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस चेंज भी होगा, और रेजिस्टेंस चेंज होगा तो ओम्स लॉ कैसे वेरीफाई होगा? तो नहीं हो सकता। सो व्हाट वी से? नो, नो, because resistance change with temperature. Eighth, a potential difference of V volt is applied across the ends of a copper wire of diameter D and length L. What will be the effect on drift velocity of free electron when V is doubled, L is doubled and D is doubled? इस क्वेश्चन में एक चीज़ साइलेंट है, वो मैं बता देता हूँ। जब हम किसी एक चीज़ को चेंज कर रहे हैं तो बाकी सब कांस्टेंट है। ठीक है ना, जब किसी भी एक चीज़ को चेंज कर रहे हैं तो बाकी सब कांस्टेंट है। मान लो हम V को चेंज कर रहे हैं तो L और A कांस्टेंट है, राइट? So now what a potential difference V, तो V वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। What is that? EV tau by ml। कितना अच्छा लगता है ना जब फॉर्मूला याद होता है, बट प्रॉब्लम ये कुछ दिनों बाद गायब हो जाता है। EV tau by ml, राइट? तो पोटेंशियल डबल तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डबल, ट्वाइस। लेंथ इज डबल, हाफ। D diameter is double, no change। अश्वित नहीं है ना? नहीं। जिनको भी टेस्ट देना है, सुबह देना है, शाम को देना है, किस किस को देना है? मैक, चैतन्य, सुबह मैक 10 बजे, ठीक है। 10 o'clock, राइट। कल 10 बजे टेस्ट सुबह, ओके। नेक्स्ट संडे चैप्टर 2 का एमसीक्यू टेस्ट। हाँ, नेक्स्ट संडे चैप्टर 2 का एमसीक्यू टेस्ट, ओके। एंड एज यूजुअल दैट्स ऑप्शनल, बट हाईली रिकमेंडेड कि दे दो, ठीक है। हाँ, ये हो गया,
Right. Next, you are given n wires, each of resistance R. What is the ratio of maximum to minimum resistance obtainable from these wires? मैक्सिमम कब होता है? जब सीरीज में, और मिनिमम कब होता है? पैरेलल में. पैरेलल में 1/r करके n/r हो गया. उल्टा करेंगे तो r/n. तो nr in series and r/n in parallel. So ratio n square. हो गया? VI graph for series and parallel combination of two metallic resistance are given. Which one represent parallel and why? A parallel, B series. क्यों? देखो, slope of VI gives, slope of VI graph gives resistance. Resistance of parallel combination is less than resistance of series combination. ठीक है? Slope of A less than B. So A represent parallel combination. A represent parallel combination. Next. When we switch on the lights one after the other, what is the effect on resistance of electric circuit of the house on the current flowing in the main line? बोलो. ठीक है. एक के बाद एक लाइट ऑन स्विच ऑन करते जाए तो रेजिस्टेंस पे क्या इम्पैक्ट होगा और करंट पे क्या इम्पैक्ट होगा, राइट? In domestic circuit, all appliances are connected in parallel. Right? जितने भी कनेक्शंस हैं वो सब पैरेलल में होते हैं. ठीक है? Resistance in parallel combination. Resistance in parallel combination decrease with addition of resistance in parallel. So resistance decrease and current increase, और करंट इंक्रीज हो जाता है. मान लो एक बल्ब 1 एम्पियर करंट लेता है तो हर बल्ब 1 एम्पियर लेगा. पैरेलल में लगाए तो टोटल अगर 10 बल्ब लगाए तो 10 एम्पियर करंट चला जाएगा और रेजिस्टेंस 1/10 हो जाएगा. ठीक है? राइट. हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं. एक मूविंग इलेक्ट्रॉन इज लाइक ए करंट, और करंट हमने पढ़ा था होता है चार्ज अपॉन टाइम. तो मैंने क्यू की जगह ई इसलिए लिख दिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई होता है. अब टाइम कितना लेगा वो तो हमें दे नहीं रखा, लेकिन हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है. और ऐसा हम बचपन में पढ़ा था, टाइम इज 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी. टाइम इज 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, ऐसा पढ़ा था ना. गुड इवनिंग. ओके.
तो टाइम की जगह रख दो फ्रीक्वेंसी, 1/t इज फ्रीक्वेंसी। अब सब कुछ मालूम है, चार्ज हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और फ्रीक्वेंसी दे रखी है थोड़ी सी है 6 इंटू 10⁻15। कुछ ज़्यादा नहीं घूमता है, इतने राउंड 1 सेकंड में लगा देता है? 17 राइट। अब इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा कितना, 9.6 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर, और इसको हम लिख सकते हैं 0.96 मिली एम्पियर। डन? कोई डाउट? नहीं। थोड़ा सा क्वेश्चन को देखो, समझो और फिर करने की कोशिश करो तो होते हैं। ओके, अब 17 के बाद 21 बोला, उससे पहले कोई है? 21 20 गुड। हाँ, ये 20 क्वेश्चन पूछने वाला है, पूछो क्यों नहीं? नहीं, आंसर सही आ नहीं रहा, कैसे आएगा? ये पता है 16 आएगा, बट आएगा कैसे ये नहीं पता। देखो, a wire is drawn so that its radius is halved. A wire is drawn so that its radius is halved. बेसिकली हमने क्या किया, एक जो वायर था ना उस, ठीक है, एक जो वायर था पतला सा, उसको हमने क्या किया, लंबा कर दिया ऐसे, और लंबा करने से पतला भी हो जाएगा ना, लंबा करेंगे तो पतला भी हो जाएगा। तो अगर लेंथ बढ़ेगी तो एरिया कम होगा, या एरिया कम होगा तो हाँ। तो पहले तो वॉल्यूम कांस्टेंट से लेंथ और एरिया निकालो। वॉल्यूम इनिशियली इज इक्वल टू वॉल्यूम फाइनल। इनिशियल लेंथ इनटू इनिशियल एरिया इज इक्वल टू फाइनल लेंथ इनटू फाइनल एरिया। इनिशियल लेंथ मान लो L, फाइनल इनिशियल एरिया A। तो इसलिए रेजिस्टेंस भी इनिशियली कितना था, रो L/A। अब हमने क्या किया, इसका रेडियस हाफ कर दिया। रेडियस हाफ करने से एरिया 1/4 हो जाता है, ऐसा मुझे पता है, आपको पता है? रेडियस हाफ करने से एरिया 1/4 हो जाएगा। तो जो फाइनल एरिया है वो A/4 हो गया, तो फाइनल लेंथ कितनी हो गई, 4L, राइट। तो एरिया 1/4 हुआ, लेंथ 4 हो गई। अब नया रेडियस R', नया रेजिस्टेंस रो, रजिस्टिविटी सेम रहेगी। क्यों? लेंथ और एरिया बढ़ने से नहीं बढ़ेगी, पक्का डिपेंड नहीं करती। ओके, लेंथ कितनी हो गई, 4L, और एरिया कितना हो गया, A/4। So this is 16 rho L/A, and that is 16 times of initial resistance. Correct? Done? और ध्यान रखना, जितना भी हम लेंथ बढ़ाते हैं या एरिया कम करते हैं, उसका स्क्वायर टाइम चेंज होता है। अगर लेंथ 3 टाइम्स हो गई तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स। लेंथ 3 टाइम्स बढ़ गई, या एरिया 1/3 हो गया तो रेजिस्टेंस 9 टाइम्स हो जाए। ओके, ये तब है जब स्ट्रेच करते हैं, एंड देयर इज अ डिफरेंस, स्ट्रेच करना और ऐड करना। लेंथ बढ़ाने के 2 तरीके हैं, एक तो उसमें ऐड करके बढ़ा दो, एक उसको खींच के बढ़ा दो। अगर ऐड करके बढ़ाया तो फिर एरिया में चेंज नहीं होगा, अगर खींच के बढ़ाया तो एरिया में चेंज होगा। नाउ 21 में एक कार्बन ब्लॉक दे रखा है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। एक कार्बन ब्लॉक, इट इज लाइक दिस, ये 50 एंड ये स्क्वायर इसके वो, ठीक है। अब पहले हमें निकालना है अक्रॉस स्क्वायर फेसेस। स्क्वायर फेस तो ये हुए,
तो हम इसको ऐसे देखेंगे, दिस वे, ठीक है। तो फॉर स्क्वायर फेस एरिया क्या है, दिस इज द एरिया, तो एरिया इज 1 इंटू 1 सेंटीमीटर है तो 10⁻⁻⁴ एंड लेंथ ये है, ये 50 है ना, तो लेंथ हो गई इसके लिए 50 सेंटीमीटर, तो 50 इंटू 10⁻², और रजिस्टिविटी हमको दे रखी है कितनी, -5 है, 3 है, 3.5 इंटू 10⁻³ तो रेजिस्टेंस हो गया 3.5 इंटू 10⁻³ इंटू 50 इंटू 10⁻² अपॉन 10⁻⁻⁴, ठीक है। कर लोगे सॉल्व। अब नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट रेक्टेंगुलर फेसेस। रेक्टेंगुलर फेसेस ये है, ठीक है। तो इसमें एरिया ये हो जाएगा, कौन सा, ये वाला, ये एरिया होगा और ये लेंथ होगी, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर और एरिया 1 इंटू 50, ठीक है। तो फॉर रेक्टेंगुलर फेसेस एरिया 1 इंटू 50 इंटू 10⁻⁻⁴, लेंथ 1 सेंटीमीटर एंड रजिस्टिविटी तो वही है, तो देन यू कैन कैलकुलेट, कर लोगे ना, ओके, हो जाएगा। नाउ 22 तुमने ये मेरे ऊपर इतनी मेहरबानी क्यों की, 18 19 छोड़ के, ऐसे नहीं लगता तुम ज़्यादा मेहरबान हो गए मेरे ऊपर। 22 देखो, जब मैं आपको रेजिस्टेंस में चेंज वाला बता रहा था ना फॉर्मूले, तो मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे। वन वाज आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी, इसमें ये 0 डिग्री सी पे होता है ना, राइट। एंड आई टोल्ड यू ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, हर जगह अप्लाई होता है। देन आई टोल्ड यू वन डेल्टा आर इज इक्वल टू आर अल्फा डेल्टा टी। आई टोल्ड यू दिस इज फॉर स्मॉल चेंज, बट रेजिस्टेंस अगर 1 से 2 हो रहा है तो इट इज़ नॉट ए स्मॉल चेंज। 10 ओम से 20 ओम इज नॉट ए स्मॉल चेंज, ठीक है, डबल हो गया, तो विच फॉर्मूला यू विल यूज, फर्स्ट वन, ठीक है। तो फर्स्ट वन फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पहले इसको करो 10 ओम के लिए, वो 273 है ना, आर टी 273 पे रेजिस्टेंस कितना हो गया 20 ओम, आर नॉट इज 10 ओम, 1 प्लस अल्फा इंटू 273, so this is 2, तो alpha is equal to 1/273, right? Now 23. देखो फॉर्मूला तो यही है, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। जब भी कंफ्यूजन हो तो ये यूज़ कर लो, ये यूज़ करे या वो यूज़ करे, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो जाए तो ये यूज़ कर लो, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल है। लाइक मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, वो यूज़ करूँ ये यूज़ करूँ, क्योंकि भाई एक्सपीरियंस मुझे मालूम है कि वो यूज़ करके आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर मैं उसे एक्सप्लेन कैसे करूँगा, तुमको कैसे बताऊँगा, मतलब, तो इसलिए इसमें आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल टू आर नॉट अल्फा टी, ये थोड़ा सा मैंने कैलकुलेशन इधर उधर किया, ओके।
और ये हो गया चेंज इन रेजिस्टेंस, राइट, इज इक्वल टू आर नॉट अल्फा टी। नाउ क्वेश्चन इज इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? एक ही तो बात है, ये टेम्परेचर अबाउट जीरो है और ये रेजिस्टेंस भी एट जीरो है, और ये टेम्परेचर चेंज है किसी भी वैल्यू से किसी भी वैल्यू में, और ये रेजिस्टेंस भी उस वैल्यू पे है जो इनिशियली हमने कंसीडर किया। मान लो मेरा टेम्परेचर चेंज हुआ 40 टू 50 और रेजिस्टेंस 40 डिग्री पे 2 ओम था, तो मैं यहाँ पे R को 2 ओम ले लूँगा और इसको 10 ले लूँगा, ठीक है। बट इस केस में मुझे रेजिस्टेंस कौन सा लेना है? 0 डिग्री सी पे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इन दोनों में डिफरेंस है, राइट। अब मुझे यहाँ पे रेजिस्टेंस जो दे रखा है वो 0 डिग्री सी पे दे रखा है, कितना? 104, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन फिलामेंट। पहले तो एक चीज समझो कि ये पूछना क्या चाह रहा है। एक कार्बन फिलामेंट है और एक आयरन फिलामेंट है, उन दोनों को कंबाइन किया और कुछ इस तरह से कि ओवरऑल रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर बढ़ा दो तो इट इज समथिंग लाइक दैट। हमने एक टेम्परेरी एलॉय बना दिया, ऑलरेडी एलॉय नहीं है, एक कार्बन वायर लिया, उसके साथ एक आयरन वायर जोड़ दिया और उससे हमने एक मिक्सचर बनाया जिसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। अब ना आगे पढ़ोगे तो चेंज क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि एक का अल्फा पॉजिटिव है और दूसरे का अल्फा नेगेटिव है। जिसका अल्फा पॉजिटिव है उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ने से, और जिसका अल्फा नेगेटिव है उसका कम होगा। तो यानी कुल मिला के दोनों में चेंज होगा, लेकिन दोनों का चेंज मिला के 0 हो जाएगा। एक में पॉजिटिव चेंज होगा और एक में नेगेटिव चेंज होगा, तो दोनों का चेंज मिला के 0। अब ये मैं यहाँ पे रख दूँ तो रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन अल्फा फॉर कार्बन डेल्टा टी, रेजिस्टेंस ऑफ आयरन अल्फा फॉर आयरन एंड डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। नाउ डेल्टा टी तो कैंसिल हो जाएगा, कैसे? उधर 0 है ना, तो बचा क्या? ये तो काट दूँ ना, कार्बन रेजिस्टेंस 104, अल्फा माइनस 0.40 है ना, 3 × 10⁻⁻⁴। आयरन रेजिस्टेंस निकालना है और अल्फा है 52 × 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू 0। सो दिस इज आयरन रेजिस्टेंस इंटू 52 × 10⁻⁻⁴, और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 104 × 3 × 10⁻⁻⁴। 52 से 2 एंड 10⁻⁻⁴ कैंसिल, तो रेजिस्टेंस ऑफ आयरन इज 6 ओम, राइट। Now 24 is dynamic resistance, the question of dynamic resistance. What is dynamic resistance? जब चेंज होता रहता है तो हर एक लेवल पे चेंज होता है, ओके। एक बार ये छाप लो फिर करता हूँ। हो गया? डायनामिक रेजिस्टेंस देखो, अगर रेजिस्टेंस स्ट्रेट लाइन नहीं है, ऐसा है तो रेजिस्टेंस चेंज है, कांस्टेंट है, तो कोई भी वोल्टेज पे कोई भी करंट होगा V/I करके निकाल दो, ठीक है, नहीं? अभी मैं आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। ये VI ग्राफ है,
वी आई ग्राफ का स्लोप रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, राइट। अब आई ड्रॉ ए ग्राफ लाइक दिस, तो दिस स्लोप इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, इज इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग स्लोप। ये इंक्रीजिंग स्लोप है और ये डिक्रीजिंग स्लोप होता है, ये डिक्रीजिंग स्लोप होता है। तो अब इस केस में स्लोप, क्योंकि जब स्लोप कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है तो हम क्या करते हैं, एक छोटे से पार्ट का स्लोप निकाल लेते हैं, इस छोटे से पार्ट का, जहाँ पे भी हमें निकालना है। तो ये छोटे से पार्ट का स्लोप हो गया, तो ये डेल्टा आई हो गया और ये डेल्टा वी हो गया, राइट। ठीक है, तो क्योंकि रेजिस्टेंस कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है तो वी नीड टू स्पेसिफाई कि किस पोजीशन पे हम रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली इन द क्वेश्चन इट इज स्पेसिफाइड कि रेजिस्टेंस हमें कब चाहिए, व्हेन वोल्टेज इज चेंजिंग फ्रॉम दिस टू दिस। कितना? व्हेन वोल्टेज इज चेंजिंग 50 to 60 and current is changing 2 milliampere to 3 ampere. तो dynamic resistance is delta V by delta I. So that is 60 minus 50 upon 3 minus 2 into 10 to the power minus 3, क्योंकि ये मिली एम्पियर है। So that will be 10 to the power 4 ohm. Mission complete. Now NCERT. मैं एक क्वेश्चन किए थे। Yes, sir. गुड। हो गया? राइट। नाउ एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1। इन ए कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया हमें दे रखा है 10 to the power minus 7। अभी ठीक है? Yes, sir. राइट। तो ये मुझे पैरामीटर्स दे रखे हैं क्वेश्चन में, एरिया, करंट, डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर वेट, एंड आई नीड टू फाइंड आउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, पहली चीज, अगर करंट दे रखा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में करंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, करंट वाला फॉर्मूला हो गया I अपॉन एन ई ए, आई अपॉन एन ई ए। आई हो गया 1.5, एन मालूम नहीं, ई हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और एरिया हो गया 10 टू द पावर माइनस 7। नाउ व्हाट आई नीड इज एन। एन इज व्हाट? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, नंबर डेंसिटी, डेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, करेक्ट। इसके लिए एक हिंट दिया हुआ है कि उसका हर एक एटम, यानी कंडक्टर में जितने भी कॉपर एटम है, हर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है, यानी हर एक एटम से एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिलता है। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। जितने नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, राइट। अब नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए केमिस्ट्री आती है, लेकिन इतनी केमिस्ट्री मुझे आती है, ठीक है, क्योंकि ये फिजिकल केमिस्ट्री है। ठीक है, प्रॉब्लम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती है, और वो जो होती है ना, हाइड्रोजन फाइड्रोजन बहुत कुछ होता है, डी ब्लॉक है, ब्लॉक, पी ब्लॉक, सी ब्लॉक, बहुत सारे होते हैं।
ठीक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, राइट। नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं? देखो, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन वॉल्यूम, राइट। नाउ नंबर ऑफ एटम्स इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगैड्रो नंबर। और जहां तक पे समझ में नहीं आए वहीं पे पूछ लेना। कल मैं ये करा रहा था, पूरा क्वेश्चन कर दिया, उसके बाद बोलते सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन। अभी पूछ लो जो भी पूछना है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर इज नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। वॉल्यूम तो कैरी ओवर हो रहा है। नाउ नंबर ऑफ मोल्स होता है मास अपॉन एटॉमिक वेट, है ना। मास अपॉन एटॉमिक वेट इनटू एवोगैड्रो नंबर अपॉन वॉल्यूम। अब मैं इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली इधर उधर करूंगा। मास अपॉन वॉल्यूम इनटू एवोगैड्रो नंबर अपॉन एटॉमिक वेट। मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी, एवोगैड्रो नंबर अपॉन कैपिटल M, ठीक है। दिस इज व्हाट आई गेट। एग्रीड? ठीक है, इसमें कुछ पूछना है? अब ये क्या है? स्मॉल n। स्मॉल n की वैल्यू यहां पे रख देते हैं, तो VD इज इक्वल टू, ये कितना हो गया? डेंसिटी दे रखी है ना, 9 इंटू 10 टू द पावर 3, एवोगैड्रो नंबर 6 इंटू 10 टू द पावर 23 एंड 63.5। और ये n की वैल्यू यहाँ से यहाँ रखोगे। अब इतनी कैलकुलेशन में से मत कराओ, ठीक है, ये खुद कर लेना। हाँ, राइट, सही जवाब। वो ग्राम में होती है ना, तो इसलिए केजी में कर दिया, ठीक है। तो केजी में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि बाकी सब कुछ MKS सिस्टम में, तो वो भी MKS सिस्टम में लेंगे, राइट। होप सो समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और इससे खतरनाक है। सुब्रजीत दिखाई दे रहा है सही? यस सर। हो गया? खेल रहे हो? सेकेंड क्वेश्चन में बोला है इसको कंपेयर करो थर्मल वेलोसिटी से, ठीक है। थर्मल वेलोसिटी ऑफ विच? कॉपर एटम। अब कॉपर एटम की जो थर्मल वेलोसिटी होगी वो होती है जो मॉलिक्यूल्स की हम निकालते हैं, कैसे? गैस में एक 11th में चैप्टर था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस करके, PV = nRT। गुड, मैं करता हूँ, डोंट वरी। ये तो आ जाएगी कितनी? 1.1 है ना, मिलीमीटर पर सेकेंड। आ जाए, देखो, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल होती है 3/2 kT, ठीक है, 3/2 kT, राइट। K होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब इतने सारे K हो चुके हैं तो K में ही कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे K क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब एनर्जी हो गई हाफ, मास, कौन सा मास? एक एटम का मास, क्योंकि एक एटम की एनर्जी है, तो मास किसका लेंगे? एक एटम का। तो मास ऑफ कॉपर एटम इनटू वेलोसिटी स्क्वायर।
अब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट में एक रिलेशन होता है R अपॉन अवोगैड्रो नंबर, और ये R रेजिस्टेंस नहीं है, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ठीक है, राइट नाउ। तो V स्क्वायर, ये 2 2 तो कैंसिल हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू √3RT बाई mass of copper atom into Avogadro number। हाँ, ये भी बात सही है, ओके। अब mass of copper atom into Avogadro number क्या हो जाता है, molecular weight, राइट। अब रूम टेम्परेचर ले लो 300 के नॉर्मल, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ये मालूम होता है, मॉलिक्यूलर वेट हमको दे रखा है, और ये वही है RMS वेलोसिटी, याद करो RMS वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, राइट, √3RT/m, ठीक है। तो ये वही वेलोसिटी है, ये आंसर आएगा, इसको इसके साथ कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। बस कंपेयर करके बताना है कि उसका कितने टाइम्स है या उससे कितनी कम है, ओके डन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में और कुछ पूछना है या बाकी हो गए, बोल दो जो भी पूछने, बहुत सारे क्वेश्चन है इसलिए पूछ रहा हूं मैं, फर्स्ट 2 तो मैंने बता दिए। अच्छा, सेकेंड पार्ट में एक और है, स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है स्पीड ऑफ लाइट। इलेक्ट्रिक फील्ड अपीयर विद द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपगेशन की जो स्पीड होती है दैट इज एज गुड एज स्पीड ऑफ लाइट। तो हमको फिर स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर करना है, एक तो एटम से कंपेयर कर दिया, एटम की वेलोसिटी से, और सेकेंड पार्ट में स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर करना है, ठीक है। बाकी ये तुम बोलो कौन सा बताना है। हो गए दीप्ति, हो गए बाकी, हाँ तो ऐसे बोलो ना, तू हंस के बोल, दुखी मत हो, ठीक है। ये क्या है ना, लॉ ऑफ यूनिवर्स है, कोई भी काम नहीं करना चाहता जब तक उसे कंपेल नहीं किया जाए। इसलिए मैं भी तो यूनिवर्स में ही रिलेटेड हूँ, कोशिश करता हूँ जितना कम से कम करना पड़े, बट कोई कहता है तो करना पड़ता है। The electron drift speed is estimated to be only few millimeter per second for current in the range of a few ampere. How then is current established almost the instant a circuit is closed? ठीक है, चलो नोट करो, मैं बोलता हूँ। Instantly on closing switch. Instantly on closing switch. Why instantly? Because everything happened with the speed of light. Instantly on closing switch, the potential difference and hence electric field. The potential difference and hence electric field. क्योंकि potential difference आ गया तो electric field आ जाएगी. Appear across conductor. Potential difference and electric field appear across conductor, which causes directional motion of electrons instantly at their position. Instantly at their position, यानी जो जहां पे है वहीं पे उसको मोशन मिल जाएगा। हर इलेक्ट्रॉन को, वो कहीं पे भी है, उसको एक डायरेक्शनल मोशन मिल जाएगा। एंड व्हाट विल बी दैट डायरेक्शन? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, नीड नॉट टू डिस्क्राइब, वी नो दैट, राइट। that is how
That is how a current is established instantly. A current is what? Directional motion of particles, right? एक particular direction में particles का move करना, that is called current, right? So that is how a current is established instantly, correct? Fourth, the electron drift arises due to force experienced by electron in the electric field inside the conductor. But force should cause acceleration. Why then do the electron acquire a steady average drift speed? Collision होते हैं. देखो, अगर एक ऑब्जेक्ट फ्री टू मूव है और हम उस पर फोर्स लगाएं तो वो एक्सेलरेट होता चला जाएगा, स्पीड बढ़ती चली जाएगी. बट एक इलेक्ट्रॉन इज नॉट फ्री टू मूव. व्हाट हैपेंस? इट एक्सेलरेट एंड देन कोलाइड. तो एनर्जी अपनी पास ऑन कर देता है एटम को, फिर एक्सेलरेट करेगा, फिर कोलाइड करेगा. तो दिस इज बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस कोलिजन, इट लूज एनर्जी, राइट? ठीक है, लिखो. दिस इज बिकॉज continuous collision of electron with immobile atoms which result in continuous loss of energy, which result in continuous loss of energy. Right? Fifth, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड बहुत कम है. कितना? कुछ मिलीमीटर पर सेकेंड, ठीक है. और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी बहुत कम है. तो आई इज इक्वल टू होता है NeAVD. तो फिर भी बहुत बड़ी बड़ी करंट कैसे हो जाती है? ठीक है, आई इज इक्वल टू NeAVD. तो फिर भी बहुत बड़ी बड़ी करंट कैसे हो जाती है? करेक्ट, राइट? ये पूछा है. दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज वेरी हाई. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज वेरी हाई. अगर हम यहाँ पे देखें, क्वेश्चन किया था ना हमने, देखो ये देखो कितनी है, 23 पावर ये, 3 पावर ये 26, ये और ये 3, 29. तो कितनी लार्ज होती है करंट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. तो इस वजह से मतलब इतनी नहीं भी हो, थोड़ा कम भी कर लो, 20 कर लोगे, राइट? तो लिखो, दिस इज बिकॉज ऑफ लार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. दिस इज बिकॉज ऑफ लार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. Next, when electrons drift in a metal from low to high potential, पहली चीज तो आर यू एग्रीड, लो टू हाई होता है. When electron drift in metal from low to high potential, low to high होता है. Thoughtful. Positive charge move high to low, negative charge move low to high. ठीक है, तो ऑब्वियसली इन्होंने दे रखा है तो सही दे रखा होगा ना. When electron drift in a metal from low to high potential, does it mean that all the free electron of the metal are moving in the same direction? No. देखो क्या है, पहले इलेक्ट्रॉन के पास थर्मल वेलोसिटी है, उस वजह से वो रैंडमली मूव करते हैं. फिर हम उनको फोर्स करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलने के लिए, तो उनके पास दो मोशन हो जाते हैं. और जो नेट वेलोसिटी होती है वो दोनों का रिजल्टेंट होती है, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है. तो दे आर नॉट मूविंग इन अ लाइन, लाइक जैसे चींटियाँ मूव करती हैं, दे आर नॉट मूविंग इन अ लाइन, दे आर मूविंग रैंडमली. बट जो नेट डिस्प्लेसमेंट है सबका, वो सेम डायरेक्शन में होता है, राइट? यानी इंस्टेंटली मोशन सेम डायरेक्शन नहीं है, बट एवरेज मोशन इज इन सेम डायरेक्शन. एवरेज मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट, राइट? लिखो नो. Instantaneous velocity of
all electrons are not same. Instantaneous velocity of all electrons are not same. Instantaneous velocity यानी motion at any instance, ठीक है, are not same. So they all are not moving in same direction. So they all are not moving in same direction. But their net displacement is in same direction. Okay. Next. हो गया, समझ में आ गया ना ये सब? Are the paths of electrons a straight line between successive collision? In the absence of field, in the presence of field. देखो फर्स्ट पार्ट, देखो अगर सपोज ग्रेविटेशनल फील्ड ना हो, मैं एक ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो करूंगा तो वह ऐसे चलता चला जाएगा, दैट विल बी ऑलवेज स्ट्रेट लाइन. बट अगर ग्रेविटेशनल फील्ड है और मैं ऐसे थ्रो करूंगा तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगा, वो कैसे जाएगा? कर्व, क्योंकि उसमें दो मोशन इंड्यूस हो जाएंगे, एक जो मैंने दिया था और एक जो फील्ड देंगे. तो यू अंडरस्टूड? अगर फील्ड नहीं है तो सीधा ही जाएगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन होगी मोशन की, और जब तक कोई फोर्स नहीं हो तो वेलोसिटी चेंज नहीं होती, तो जो भी डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में चलता जाएगा. तो अगर फील्ड नहीं है तो ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन होगा, अगर फील्ड है तो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा. ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, लेकिन ये सब कुछ इतना कम है कि हम उसको स्ट्रेट लाइन एज्यूम कर सकते हैं. तो जब हमको ये ना पता हो, जैसे मुझे नहीं पता वो स्ट्रेट लाइन बोलूँ कि नहीं बोलूँ, कि स्ट्रेट लाइन बोलूँ या स्ट्रेट लाइन नहीं बोलूँ, बिकॉज मुझे नहीं पता एनसीईआरटी में क्या सॉल्यूशन है इसका, बट मुझे कॉन्सेप्ट मालूम है कि क्या हो रहा है. राइट, आई नो दैट कि इलेक्ट्रॉन के पास एक वेलोसिटी है जो उसकी अपनी वेलोसिटी है, थर्मल वेलोसिटी, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसको वेलोसिटी दी. ठीक है, और तो ये दोनों का रिजल्ट इधर को आता है, और ये हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग होगा. राइट, ये हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग होगा, तो स्ट्रेट लाइन होना नहीं चाहिए कॉन्सेप्चुअली. लेकिन सब कुछ इतना कम है, इतना कम है, लाइक अब ये देखो ना, ये एक सर्कल है, ये कर्व्ड लाइन है, बट अगर मैं इस पार्ट को कंसीडर करूँ तो ये तो स्ट्रेट लाइन है. तो एवरी स्मॉल पार्ट ऑफ द कर्व्ड लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन. ठीक है, एवरी स्मॉल पार्ट ऑफ एनी कर्व्ड लाइन इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन. तो ये सब कुछ इतना छोटा है कि हम उसे स्ट्रेट लाइन एज्यूम कर सकते हैं. राइट, सो अकॉर्डिंगली आंसर लिख लो. लिखो, अगर हम कोई भी मेटल लें तो उसमें जब कोलिजन होगा किसी इलेक्ट्रॉन का तो वो अपनी सारी एनर्जी लूज कर देगा और वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाएगी. नहीं, नॉट नेसेसरी सारी एनर्जी लूज करे, इट मे हैपन दैट इट गेट डेविएटेड बाय. तब डेविएट हो सकते हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है तो इलेक्ट्रॉन की तो एक ही तरफ उसकी फोर्स लगेगी. इलेक्ट्रॉन पे फोर्स तो एक ही तरफ लगेगी, लेकिन मोशन तो ऑलरेडी उसके पास एक और है ना. अच्छा, जो ऑर्बिट, हाँ, जो थर्मल मोशन है. हाँ, राइट, इसीलिए तो लाइक ही आस्क्ड अ गुड क्वेश्चन. इसीलिए तो सुपर कंडक्टर होते हैं. सुपर कंडक्टर में रेजिस्टेंस नहीं होता ना. व्हाट डज इट मीन? कोलिजन नहीं हो रहा. ठीक है, कोलिजन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसका थर्मल मोशन तो है नहीं, बिकॉज टेम्परेचर हम क्लोज टू 0 केल्विन ले आए, तो थर्मल मोशन तो नेग्लिजिबल हो गया. सो द मोशन इज व्हाट? ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो तो स्ट्रेट लाइन चलेगा. ठीक है, तो इसीलिए तो सुपर कंडक्टर फॉर्म होते हैं एट लो टेम्परेचर. राइट, चलो इसका आंसर लिखो. फर्स्ट, इन एब्सेंस ऑफ फील्ड द पाथ बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन. ठीक है, बिटवीन टू कोलिजन, वो बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई भी बॉल फेंक दो, अगर कोलाइड करेगी 2-4 जगह तो इट विल ऑलवेज हैव ए स्ट्रेट लाइन. लाइक मैं यहाँ से एक बॉल थ्रो करूँ ऐसे कि वो इधर जाए, इधर टकराए, इधर टकराए, इधर टकराए, तो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा. ठीक है. सेकेंड,
In presence of electric field, the motion due to temperature is superposed by the motion due to temperature is superposed by electric field. So resultant path is not always a straight line. So resultant path is not always a straight line. It may be straight line in certain cases. So resultant path is not always a straight line. ठीक है, ब्रैकेट में लिख दो to explain more, as in case of projectile. As in case of projectile motion. ठीक है, but the distance are so small, that they can be assumed straight line. But distance are so small that they can be assumed straight line. ठीक है, now we are clear conceptually, हमने सब कुछ बता दिया क्या होता है. ठीक है, अब तुम्हें जो आंसर पसंद है वो ले लो इसमें से. ठीक है, डन. एनीथिंग एल्स, और कोई क्वेश्चन बताना है? ओके, सेकेंड क्वेश्चन. An electric toaster used nichrome for its heating element. When a negligibly small current passes through it, its resistance at room temperature is found to be 75.3 ohm. Resistance at room temperature is 75.3. Okay, at 27 degrees C. When the toaster is connected to a 230 volt, it takes a current 2.68. यानी जो रेजिस्टेंस हो गया V बाई आई कितना 230 अपॉन 2.68 एट टेम्परेचर T डिग्री C, कोई भी टेम्परेचर. राइट, नाउ what is the steady temperature of element? The temperature coefficient is given as 1.7 into 10 to the power -4. राइट, देखो इसको आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा. क्यों? बिकॉज अगर इसको कैलकुलेट करोगे ना तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. ये देखो ना, अप्रॉक्सीमेटली 3 तो 79-8 के आसपास आएगा. ठीक है, 80 के आसपास आएगा. तो ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है. ठीक है, तो आप इसको सीधे सीधे डेल्टा आर इजिकल टू आर अल्फा डेल्टा टी से कर सकते हो. ठीक है, तो अगर मैं लगाऊं डेल्टा आर, ये कितना है पहले ये कैलकुलेट कर ही लेते हैं एक बार. कितना 85.8 पक्का. राइट, सो डेल्टा आर इज इक्वल टू आर अल्फा डेल्टा टी. डेल्टा आर हो गया 85.8, आर हो गया 75.3, अल्फा हो गया 1.7 इंटू 10 टू द पावर -4 एंड ये डेल्टा टी. तो डेल्टा टी कैलकुलेट कर लो. करूँ? कर ही लेते हैं. हाँ, तो डेल्टा टी निकाला मैंने, टेम्परेचर नहीं निकाला. डेल्टा आर ओ दैट इज 10.5, 10.3. तो 12.3 आएगा.
तो ये गलत लिखा मैंने, ऐसे बोलो ना, मैं सब कुछ तो गड़बड़ कर रखे, तुम कुछ भी बोल रहे हो। 10.5 75.3, और अभी मैं कैलकुलेट करके आंसर गलत निकाल के बोल भी देता, ऐसे तो नहीं होगा। मेरे को पेपर देने बिठा दो, नंबर नहीं आएंगे मेरे। दिस इज 820 डिग्री सी, ठीक है। तो टेम्परेचर कितना हो गया? T इज इक्वल टू प्लस 27, दैट इज 847 डिग्री सी। हाँ, तो फाइनल टेम्परेचर इज 847, राइट। देखो लगभग जब 10% के आसपास की रेंज में होता है ना, तो ये फॉर्मूला काम कर जाता है। अगर अब डबल हो गया तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, फिर बहुत डिफरेंस आ जाता है। ओके, थर्ड, अब इसमें क्या है, थर्ड क्वेश्चन में ये छाप लिया नहीं। थर्ड क्वेश्चन में रेजिस्टेंस एट आइस पॉइंट दे रखा है, ठीक है। आइस पॉइंट होता है 0 डिग्री सी, तो 0 डिग्री सी पे दे रखे हैं, तो 0 डिग्री सी वाला ही फॉर्मूला यूज कर लो सीधे सीधे, ठीक है। और कब दे रखा है? बॉइलिंग पॉइंट पे, तो 2 बार लगा दो फॉर्मूला। RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। पहले 100 पे, जब टेम्परेचर 100 हो गया तो 5.23 इज इक्वल टू 5 1 प्लस अल्फा इंटू 100। इससे आपको अल्फा मिलेगा, इससे अल्फा मिल जाएगा। और फिर दूसरे में 5.795 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस अल्फा टी। अल्फा की वैल्यू यहाँ से यहाँ डाल देंगे। बहुत बात है, तो स्टीम वाला नहीं देंगे वो, एंड स्टीम रेजिस्टेंस। इंसर्टेड इन ए हॉट बाथ, मतलब हमें एक तो कैलिब्रेशन हो गया 0 डिग्री पे और एक 100 पे हो गया, ठीक है। और एक होता है लाइक हमने और हायर टेम्परेचर पे डाल दिया। ये देखो ना 5.795 इज मीन्स इट इज़ ग्रेटर देन 100, तो और हायर टेम्परेचर है, तो वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, राइट। ये बेसिकली थर्मोमीटर होता है, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर आता है, ठीक है। इसमें देखो जनरल कैलिब्रेशंस होते हैं, कैसे? किसी भी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस R, किसी भी टेम्परेचर पे -0 डिग्री तो R0, R0 डिग्री अपॉन 100 डिग्री सी सेल्सियस में है तो R100, -0 डिग्री सी माइनस R0। इससे कैलकुलेट करोगे तो सेम आंसर आएगा, ठीक है। ये बेसिकली थर्मोमीटर में टेम्परेचर कन्वर्जन का फॉर्मूला है, ठीक है। अ थर्मोमीटर इज व्हाट? अ थर्मोमीटर इज सिंपली कोई भी ऐसी चीज जिसमें चेंज होता हो टेम्परेचर के साथ, लाइक जैसे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, तो दैट बिकम ए थर्मोमीटर, राइट। लाइक पुराने ज़माने में होता था वो मरकरी वाला थर्मोमीटर, राइट। ऐसे ऐसे किया, मुंह में लगा दिया, ओके, उसमें मरकरी होता था, तो मरकरी की लेंथ बढ़ती थी, दैट इज़ हीटिंग इफेक्ट, एक्सपेंशन होता था लेंथ का। आजकल आते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल